हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं यूपी टीजीटी पीएचडी की क्लासें प्रारंभ कर रही हूं। ठीक, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हो इसका अध्ययन कर सकता है और यह पूर्णतः निःशुल्क होगा। मैं पाठ्यक्रम का एक क्लास दे चुकी हूँ, डाउनलोड हो गया है यूट्यूब पर। अब से निरंतर हमारी क्लासें आप लोगों के सामने पहुँच जाएंगी, आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। तो देखिए, मैं पाठ्यक्रम बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब हम आज यहाँ पर थोड़ा इतिहास की समझ की बात करते हैं। इतिहास की समझ कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो समझने में, कैसे कैसे बंटवारा हुआ है इतिहास का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं भारतीय इतिहास में लिखी हूँ। इस भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए स्रोतों के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के लिए स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। जो पहला यह भाग है, यह देखिए, ये है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और यह जो प्रागैतिहासिक काल, यह वह कालखंड है जिस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर सिर्फ पूरा इतिहास, पाषाण काल की जितनी भी जानकारी होती है वह पूरा का पूरा पत्थर के उपकरणों पर के आधार पर लिखा गया है। देखिए, हमारे इतिहास को जानने के लिए 2 साधन होते हैं। ठीक, 2। एक होता है साहित्यिक, एक होता है साहित्यिक। ये जो स्रोत होते हैं, स्रोत यानी साधन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, एक होता है पुरातात्विक। ठीक, इस साहित्यिक स्रोत यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में नहीं है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है। ठीक, और यह देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत में भी कई सारे स्रोत आते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्रा, मृदभान, भवन स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, उपकरण, ये इत्यादि चीज़ें आती हैं। कहाँ पर? पुरातात्विक स्रोत में। लेकिन यहाँ पुरातात्विक स्रोत में पाषाण काल का जो अध्ययन हम करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, वह हम उपकरणों के आधार पर करेंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। यह प्रागैतिहासिक काल समय का ये जो वह कालखंड है, यह वह समयावधि है जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है। ठीक, यहाँ सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, इनके उपकरणों के आधार पर यहाँ का इतिहास पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ठीक, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, यह आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह कालखंड है समय का, यह वह समयावधि है जहाँ पर लिखित साक्ष्य है पर यह पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपियाँ मिली, चित्रात्मक लिपियाँ मिली हैं, उसे आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 2 बातों को पढ़ते हैं। एक तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी पढ़ा नहीं गया। अब यहाँ पर जो वैदिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत
सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब आप यह सोचेंगे कि वैदिक काल में तो वेदों का अध्ययन किया जाता है। आप जरा समझिए कि देखिए, जो वैदिक काल था उस समय लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। उस समय जो भी बातें हो रही थी वह सब मौखिक चल रहा था। आमने सामने गुरु शिष्य बैठते थे, गुरु जो भी कुछ उच्चारण करते थे अपने मुख से वही शिष्य उनके कंठस्थ करते थे, याद करते थे। अर्थात ठीक वैसे ही जैसे कि मेढक का टरटराना गुरु ने बताया, बच्चों ने कंठस्थ कर लिया। तो उस समय काल में इस ऋग्वैदिक काल में जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वह ऋग्वेद हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, उस समय काल में यह नहीं लिखे गए थे। यह सारी बातें बाद में लिखी गई थी। इस वजह से इसको भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब इतना तो आप समझ। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक, यह तीसरा चरण है ऐतिहासिक काल। यह ऐतिहासिक काल वह कालखंड है, यह वह समयावधि है जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी पाए गए हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक, और इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अब तक, 6ठी शताब्दी अर्थात महाजनपद काल, ठीक, जनपद काल का अध्ययन करते हैं। अब जब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहीं से हमारा इतिहास प्रारंभ हो जाता है। हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस प्राचीन काल में भी हम ये प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को जोड़ते हुए पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो बंटवारा होता है। समय के साथ मैं एक एक बातें, एक एक तथ्य मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये जो हम यहाँ पर वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक भाग है पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग है ऋग्वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, और इसका जो दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, यही उत्तर वैदिक काल से लोहे का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक, तो हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। अब अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से सुन लीजिए। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल यह वह कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है। यह पुरातात्विक स्रोत के आधार पर यहाँ का इतिहास लिखा गया है। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इस पाषाण काल को बांट करके भी पढ़ा जाता है अध्ययन की सुविधा से, इनके उपकरणों के आधार पर। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हम एक एक करके देखेंगे। ठीक, कल से हमारी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया। यह आद्य ऐतिहासिक काल वह समयावधि है जहाँ पर लिखित साक्ष्य है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं, हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं, और यह वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल, और यह उत्तर वैदिक काल की हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद ये हमारा ऐतिहासिक काल है। इस ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य और पढ़ने का भी पूरा सारा
कुछ यहाँ पर हमारे पास है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। और यहाँ का जो इतिहास शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी अब तक जो बीत चुका है वह इतिहास में हो जाएगा। ठीक, 6ठी शताब्दी अर्थात महाजनपद काल से शुरू होता है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप ये पाषाण काल से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, हर्ष के शासन काल तक हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद मध्यकाल हम पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ का जो मानव था ना, यह पूरा यहाँ का मानव पूरा का पूरा यायावरी जीवन जी रहा था। ठीक, यहाँ का जो था मानव की एक विकास की चरण चली थी। यह जो पूरा पाषाण काल है काफ़ी लंबा समय चला। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के हम अध्ययन करते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है ना। मैं इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है ना। एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए जब ऐतिहासिक काल जब आता है तो यहीं पे हम प्राचीन पढ़ते हैं, प्राचीन। ठीक, प्राचीन। फिर हम यहाँ पे मध्य पढ़ देते हैं, मध्य। फिर आधुनिक, आधुनिक इतिहास को हम अध्ययन करते हैं और इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी समझ विकसित कर रही हूँ इतिहास के प्रति, तो थोड़ा सा मैं तरीके बदल रही हूँ। धैर्य बना के सुनते रहिए। जो मैंने पहले बताया वह भी सही है और जो अब बताने जा रही हूँ वह थोड़ा सा मैं आप एक समझ आप लोगों की विकसित करने के लिए बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। आराम से रहिए आप लोग बैठे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए यह जो है इतिहास की जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हम समयों का यहाँ पर बंटवारा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ लाइन खींचते हैं हम, यहाँ पर एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ ऐसे। ठीक, और एक लाइन यहाँ भी खींच देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा पाषाण काल जो प्रारंभ हुआ, अर्थात इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इतिहास कहाँ से शुरू होता है, जब से मानव का विकास हुआ। ठीक, तब से हमारा इतिहास शुरू होता है। तो 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख ईसा पूर्व। ठीक है ना। यहाँ 20 लाख ईसा पूर्व से शुरुआत होती है। ठीक, मानव की, और यहाँ तक, और यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ईसा पूर्व। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है सिंधु घाटी, और यहाँ से यहाँ की जो समयावधि है इसी को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और यह किसके अंतर्गत आता है, ये आता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। यह समझ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कोई बताए। अच्छा, अब दोबारा एक लाइन हम और खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये कहाँ से है, ये आता है आपका ईस्वी शुरू हो जाता है। ठीक, उसके बाद अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, 2020 तक पहुँचे हैं। ठीक ना, आप देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर पाषाण काल शुरू हुआ और इस पाषाण काल को यहाँ से देखिए शुरू होता है और इसके यहाँ से यहाँ तक कहाँ से क्या है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। और यह सिंधु घाटी किसके अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, अब यहाँ से आपका ईस्वी शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ तक ये ऐतिहासिक काल। ठीक, ये ऐतिहासिक काल शुरू होता है। यह आप समझ रहे हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह भी, इसे भी बांट दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा हमें हटा रही हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे पाषाण काल लिख देती हूँ। इसे एक भाग में बांट दिया जाता है, इसे क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल। ठीक, और इसे एक भाग में, इसको क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल। अब ये क्या आ गया, नवपाषाण काल। हमने थोड़ा छोटा लाइन खींच दिया, ये हो गया नवपाषाण काल। ठीक है ना। तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए उपकरणों के आधार पर इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। यह जो पूरा पाषाण काल है, यह मानव विकास का सबसे लंबा चरण चला। इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, वो मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, यहीं पर बीच में देखिए ये सिंधु सभ्यता जो हमारी 2500 ईसा पूर्व में आती है, यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ तो नवपाषाण काल शुरू होता है। यहाँ पर मानो ये धीरे धीरे चलता है। पूरा पाषाण काल में मानो आग का तो आविष्कार कर ही देता है, उसे भले ही ज्ञान पूरी तरीके से ना हो। ठीक, एक शिकार की तरह चकमक वाला पत्थर फेंकता है, चिंगारी निकलती है, जंगल जलता है, इस तरीके से आग का एक कहानी है, बंद हो जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ मध्य पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन होना प्रारंभ हो गया था, यानी शुरुआत हो गई थी कृषि और पशुपालन की। और यहाँ पर नवपाषाण काल में यहाँ का मानव पूरी तरीके से कृषि और पशुपालन करना सीख गया था, स्थायी जीवन हो गया था यहाँ पर, और ग्रामों का उदय हुआ था, समुदाय बना। ठीक, यहीं से ग्राम समाज की परिकल्पना होती है। और यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए नवपाषाण काल के तुरंत बाद एक ताम्रपाषाण काल शुरू होता है। यहीं मैं लिख देती हूँ, ताम्रपाषाण। ठीक, ताम्रपाषाण काल, यह कुछ तो यहीं से शुरू होता है, नवपाषाण काल से, कुछ यहाँ तक शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ताम्रपाषाण काल चला जाता है। और यहाँ देखिए यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये एक बीज का संक्रमण का काल माना जाता है। ठीक है ना, यह एक संक्रमण का काल माना जाता है। अभी हम सिंधु सभ्यता के बाद हमारा टॉपिक आएगा ये, तब हम पढ़ेंगे इसको। ठीक, अब आप यहाँ पर हमने ये बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी है, तो आप यहाँ पर ही वैदिक काल को हम पढ़ेंगे, यहीं पर बंटवारा है। तो देखिए यहाँ पर वैदिक काल आ गया, यहाँ ताम्रपाषाण काल आ गया। ठीक, और ये बीज का हो गया, तो क्या हुआ, यह संक्रमण की अवस्था पर है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। फिर हमारा यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाता है। ईस्वी अर्थात ईस्वी सन, जब से ईसा मसीह का जन्म होता है तब से ईस्वी हो गया। ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है वह ईसा पूर्व है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वह ऐतिहासिक काल आता है। इसको 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। यहाँ पर प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक, फिर इस तरीके से हमारी इतिहास की चर्चा होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से
नगरीय सभ्यता थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, यहाँ से मानव जब विकास के चरण में जाते जाते यहाँ नव पाषाण काल में वह अच्छे तरीके से एक जगह रहना सीख गया। पशुपालन, कृषि और भोजन का जब सारा व्यवस्था हो जाता है तो फिर वह संस्कृतियों का भी विकास होता है। यहाँ पर खाने का ठिकाना हो गया। ठीक, तो संस्कृतियों का तो यही ताम्रपाषाण काल में यहाँ वाले जगह में कई सारी संस्कृतियों ने भी जन्म लिया, जैसे कायथा संस्कृति, जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति, सवालदा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, ये कई सारी संस्कृतियों ने, आहार संस्कृति, ये सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं। और यही संस्कृतियाँ थोड़ा और विकास कर गई तो ये सिंधु सभ्यता वाली बात यहाँ पर आई है। और यह पूरा नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में सड़क अच्छे तरीके से बना हुआ था, नालियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई थी, समकोण पर काट रही थी, समकोण पर नालियाँ एक दूसरे को काट रही थी। यहाँ के मकान, यहाँ के भवन अच्छे थे। ठीक, जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पर। एक प्रकार से यहाँ यह जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वह क्या थी? स्मार्ट सिटी था। ठीक, स्मार्ट सिटी था। और यह अचानक सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। 1750 में इसका पतन हो जाता है। ठीक, उसके बाद एकदम अचानक से ही यह गांव वाली सभ्यता आ जाती है, वैदिक सभ्यता। ठीक, गांव वाली सभ्यता आ जाती है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम आगे अपनी चर्चा एक एक टॉपिक को जो मैं पढ़ाऊंगी और सब चीज़ें मैं विधिवत बताऊंगी आप लोगों को। ठीक, उसके बाद यहाँ आप लोग जानते हैं कि यहाँ से हमारा पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक शुरू होता है। तो क्या किसी को पता है कि कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ते हैं? कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा? देखिए, जो प्राचीन काल की जो शुरुआत होती है, कहाँ से शुरू होती है? कौन बताएगा भाई? प्राचीन काल की जो शुरुआत हो रही है वह यहाँ से हम लाइन इसकी भी खींचे दे रहे हैं। ठीक है ना? प्राचीन काल की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? 20 लाख ईसा पूर्व से हो रही है। ठीक, 20 लाख ईसा पूर्व से हो रही है। ये 20 लाख ईसा पूर्व से हो रही है। कब तक? 650। ठीक, 650 ईस्वी तक। और ये 650 ईस्वी का है भाई, हर्ष का समय है। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम क्या पढ़ते हैं? मध्यकाल पढ़ते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो है हम आधुनिक काल पढ़ते हैं, आधुनिक काल। और ये मध्यकाल हम कहाँ तक पढ़ते हैं? 1707 तक। ठीक, यानी औरंगजेब के मृत्यु तक हम मध्यकाल पढ़ते हैं। इसी में इस 650 है, इसके बाद ही राजपूत काल हम लोग पढ़ते हैं, राजपूत। और उसके बाद 711-12 में अरबों का देखिए आक्रमण हुआ था। तो ये सब चीज़ों को हम पूर्व मध्यकाल में, यहीं पर एक लाइन आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूर्व मध्यकाल को हम लोग देखेंगे। ठीक, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे हम इसी में पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे कहाँ से कहाँ तक पूर्व मध्यकाल है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, यहाँ औरंगजेब की मृत्यु, और यहाँ से 1750 से लेकर के 1947 तक हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो हम पढ़ाई करेंगे इतिहास, वह टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में आपका नहीं आता है। लेकिन वहाँ से वहाँ तक का जो इतिहास जो हम पढ़ते हैं, यानी 1747 से 1947 से ये 2000 तक की जब हम बात करेंगे, 2020 तक, ये क्या है?
आज़ादी के उपरांत भारत की बात करेंगे, ठीक है ना, आज़ादी के उपरांत, लेकिन इसे नहीं पढ़ना है। आज़ादी के उपरांत ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस यहीं तक जो भी चीज़ें हैं मैं समझाऊंगी एक एक करके, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? पूछना है क्या किसी को? अब देखिए, अब यहीं बस, अब थोड़े ही देर में मैं आप लोगों को पाषाण काल शुरू कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए यहीं रखती हूँ, ठीक, धन्यवाद।